नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में जमीन हड़पने की साजिश नाकाम होने के बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत हिस्से पर नजर गड़ा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। 73 साल पहले पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर धोखे से कब्जा किया। अब चीन के हुक्म पर पाकिस्तान की सेना गिलगित बाल्टिस्तान को चुनाव के नाम पर अपने चंगुल में फंसाने में जुट गई। गिलगित बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को असेंबली का चुनाव होगा। यह फैसला भी गिलगित बाल्टिस्तान की जनता या फिर वहां के कथित चुनाव आयोग के बजाय पाकिस्तान की फौज ने सुनाया है। एक दिन पहले इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उसी में यह फैसला हुआ कि गिलगित बाल्टिस्तान को स्वायत्तता के नाम पर पाकिस्तान ने 2009 में जो नई नौटंकी शुरू की थी उसे आगे बढ़ाया जाए। वहां चुनाव से बड़ा झूठ कुछ नहीं है। यह बात गिलगित बाल्टिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। 1947-48 तक गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। बंटवारे की आपाधापी में पाकिस्तान ने वहां जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की सेना के कमांडर मिर्जा हसन खान को बहकाया और गिलगित को आजाद देश घोषित करवा दिया। वहां के लोगों को तब पाकिस्तान ने यही झांसा दिया था कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपनी मर्जी के मालिक होंगे, अपनी मर्जी के। पाकिस्तान सिर्फ उनका मददगार बनकर रहेगा, वो आजाद देश होंगे। 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के हवाले कर दी, क्योंकि चीन को काराकोरम हाईवे बनाना था। गिलगित बाल्टिस्तान में तब कोई सरकार नहीं थी। वहां मीरी सिस्टम था, यानी जो अमीर लोग थे उन्हें ही पाकिस्तान ने अलग अलग हिस्सों का राजा बना दिया था। चोरी से पाकिस्तान ने इलाके का नाम भी बदल दिया। 1970 के दशक में गिलगित बाल्टिस्तान को नॉर्दर्न एरियाज कहा जाने लगा। उसी के बाद गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की साजिश का पता चला। वहां पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। अब पाकिस्तान ने वहां 33 सदस्यों की असेंबली बनाकर चुनाव का ड्रामा चालू कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने ऐतराज भी जताया कि जब वो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं तो फिर वहां चुनाव कराने वाला पाकिस्तान कौन होता है? पाकिस्तान के राजनीतिक दल वहां किस हैसियत से चुनाव लड़कर सरकार बना रहे हैं? वहां गिलगित बाल्टिस्तान काउंसिल के नाम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधे दखल देने का अधिकार किसने दिया? इन सवालों के जवाब देने के बजाय पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना पूरी बेशर्मी के साथ अपनी मनमानी करने में जुटी रही। वही मनमानी अब वहां नए चुनाव के नाम पर भी शुरू हो चुकी। जब तक हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े हैं, एलएसी पर हार से चीन बेचैन। चीन को सताए सीपीईसी डूबने का डर। पाकिस्तान के साथ शी जिनपिंग का जाल। गिलगित बाल्टिस्तान में शी जिनपिंग की चुनावी चाल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लद्दाख में यह सोचकर तनाव बढ़ाया था कि हर बार की तरह भारत की नीति बातचीत और चीन के अहम को न चोट पहुंचाने की होगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब से पहले चीन ने जब भी लद्दाख में एलएसी के नजदीक तनाव बढ़ाया तो मसला बातचीत से हल हो गया, लेकिन इस बार भारतीय सेना चोटियों पर सवार हो गई, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ना लाजमी है।
एलएसी पर भारतीय सेना के मजबूत स्थिति में पहुंच जाने से अब चीन सरकार की टेंशन बढ़ गई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि बचाव के लिए अब आक्रामक मुद्रा में आ चुका भारत कहीं पीओके के लिए कोई निर्णायक कार्रवाई न कर दे। इसलिए चीन की सलाह पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव कराने की चाल चली है। एलएसी पर चीन दिखावटी ताकत की नुमाइश कर रहा है तो एलओसी यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी चाल चल रहा है जिससे उसका बड़ा फायदा हो सके। पाकिस्तान से खबर है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान की सरकार और सेना मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने वाले हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चीन के इशारे पर 15 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराने के बिल को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में 33 सीटें होंगी। हालांकि चुनाव केवल 24 सीटों पर ही कराया जाएगा। बाकी बची 9 सीटों पर तकनीकी क्षेत्र के लोग और महिला सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने 17 सितंबर को गिलगित बाल्टिस्तान को 5वें प्रांत का दर्जा दिया था। पाकिस्तान ये सारा खेल चीन के इशारे पर ही खेल रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन इमरान खान चीन और पाकिस्तानी सेना के दबाव में आकारी करा रहा है। चीन चाहता है कि किसी भी तरह गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में जो भी अड़चनें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरी करने के लिए आ रही हैं उनको पाकिस्तान दूर करे। चीन के इशारे पर ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा और इमरान खान ने मिलकर ये चुनावी चाल चली है। Any action by Pakistan to alter the status of the militarily occupied so-called Gilgit-Baltistan has no legal basis whatsoever and is totally void ab initio. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के गिलगिट प्लान के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा का हाथ है। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं को जनरल बाजवा ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में दावत पर बुलाया। इस दावत में नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दावत में आईएसआई प्रमुख भी मौजूद थे। पाकिस्तान मीडिया ने इस बारे में खबरें भी दिखाई हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें। DGISPR कहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मोहम्मद जुबैर ने 2 मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में DGISI भी मौजूद थे। दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। मोहम्मद जुबैर ने अगस्त के आखिरी हफ्ते और 7 सितंबर को आर्मी चीफ से मुलाकात की। DGISPR के मुताबिक दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक थीं। LAC पर फंस जाने के बाद चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की साजिश रच रहा है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने नेताओं को साफ कह दिया कि उन्हें गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के फैसले में साथ खड़ा होना होगा। लेकिन खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में नेताओं और कमर जावेद बाजवा के बीच लंबी जिरह बहस भी हुई। रावलपिंडी सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख बाजवा ने पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया। बाजवा ने नेताओं से कहा पीओके पर भारत की कार्रवाई का डर है, इसलिए सेना गिलगित को अलग राज्य बनाकर वहां चुनाव कराना चाहती है। सेना चाहती है सभी पार्टी फैसले का समर्थन करें और साथ न देने पर बाजवा ने विपक्षी नेताओं को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। इसी दावत में बाजवा से बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की बहस भी हुई। पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर सेना को घेरने की कोशिश की है। इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सेना संसद के फैसलों में दखल दे रही है और बिलावल भुट्टो ने भी इस मामले पर इमरान सरकार को घेरने की कोशिश की है। इससे गिलगित बाल्टिस्तान की इकोलॉजी, कल्चर और मिनरल वेल्थ
पर असर पड़ रहा है। इससे लोकल गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि वहां पर एक इलेक्शन करवा के ढोंगी सरकार बनाई जाए और चीन की मदद की जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बैठक में पाकिस्तान के सियासतदानों को साफ इशारा कर दिया कि सेना के फैसले के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को इन दिनों चीन से हथियारों की सप्लाई की जा रही है और चीन के इशारे पर ही पाकिस्तान एलओसी पर आए दिन गोला बारूद बरसा रहा है। चीन पीओके से गुजरने वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खपा चुका है और अब तो वो चाहता है कि भारत का यह इलाका पाकिस्तान के पास ही रहे ताकि उसके प्रोजेक्ट को नुकसान न हो। पाकिस्तान सरकार के मुखिया इमरान खान और उनके कठपुतली राष्ट्रपति सेना के बिना इशारे के एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं और पाकिस्तान की सेना अपने फायदे के लिए चीन से दोस्ती निभा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार को हटाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में हैं। विपक्षी पार्टियों के आंदोलन से एक बार फिर इमरान खान की कुर्सी खतरे में आ गई है। उनकी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का गठबंधन बनाया है। एक बार फिर JUIF के मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान को सत्ता से हटाने का बीड़ा उठाया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को चीन की दोस्ती बहुत भारी पड़ने वाली है। एक तरफ वो घर में घिर रहे हैं और दूसरी तरफ चीन हथियारों के बदले पाकिस्तान को धीरे धीरे अपना गुलाम बना रहा है। फिलहाल पाकिस्तान को चीन के साथ अपने हित जुड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। इस्लामाबाद में बैठे शी जिनपिंग के डिप्लोमेट पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी पीओके से शुरू कर चुके। अब चीन गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की चाल क्यों चल रहा है, उसकी मंशा इसके पीछे क्या है, बताएंगे ब्रेक के बाद। भारत पिछले 73 साल में बार बार डंके की चोट पर यह बात कह चुका है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। भारत और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने आज तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे को कभी मान्यता नहीं दी। वहां चुनाव के तमाशे पर भी भारत ने हमेशा ऐतराज जताया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा बता सके। पाकिस्तान के संविधान में भी गिलगित बाल्टिस्तान को स्वायत्त इलाका ही बताया जाता रहा। फिर भी पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक गिलगित बाल्टिस्तान पर नाजायज रूप से काबिज है। वहां पाकिस्तान की सेना और सरकार की हरकतें किसी भूमाफिया जैसी, जो चीन की जरूरत के हिसाब से गिलगित बाल्टिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बेचने में जुटी। गिलगित बाल्टिस्तान में दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़, झरने, घाटियां हैं। वहां पर्यटन से होने वाली कमाई पाकिस्तान हड़प जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन उसने अवैध रूप से 1963 में ही चीन को बेच डाली थी। अब गिलगित बाल्टिस्तान में ही दायमर बाशा हाइड्रोज प्रोजेक्ट के नाम पर चीन को 32,139 एकड़ जमीन 32,139 एकड़ जमीन और दे दी गई। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दरवाजा गिलगित बाल्टिस्तान से ही खुलता है, इसलिए चीन की सेना वहां अपने ठिकाने बना चुकी है। CPEC के जरिए चीन खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। चीन को मालूम है कि जब तक गिलगित बाल्टिस्तान पूरी तरह उसके कब्जे में नहीं आएगा, तब तक उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। गिलगित बाल्टिस्तान की रणनीतिक अहमियत का अंदाजा भी पूरी दुनिया को है। उसकी उत्तरी सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी है, पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान में आतंकवाद का गढ़ खैबर पख्तूनख्वा है और जम्मू कश्मीर का तो यह हिस्सा है ही। ऐसे में चीन को लगता है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को हड़पने के बाद LOC की तरफ से भी भारत पर दबाव बना सकता है।
साथ ही वहां से अफगानिस्तान में दखल देना भी चीन के लिए आसान हो जाएगा। इसी काम के लिए चीन की सरकार पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल कर रही है। वैसे भी शी जिनपिंग को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की असली सरकार वहां की फौज ही है। इमरान खान की हैसियत पाकिस्तान की आर्मी की कठपुतली से ज्यादा नहीं है। यह आरोप तो वहां के विपक्षी दलों के नेता ही लगाते रहे। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा गिलगित बाल्टिस्तान में भी इमरान खान का इस्तेमाल ही मुखौटे के तौर पर करना चाहते हैं। इस साल जुलाई में जब गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव टालने का फैसला किया गया था, तब पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने खुलेआम आरोप लगाया था कि इमरान खान की पार्टी की गिलगित बाल्टिस्तान में सरकार बनवाने की साजिश रची जा रही। चुनाव में धांधली की तैयारी करने के लिए ही जो चुनावी तमाशा 18 अगस्त को होना था, उसे 15 नवंबर तक टाल दिया गया। लद्दाख में चोट खाने से डरा चीन। चीन को पीओके जाने का खौफ। पीओके गया तो टूटेगी चीन की कमर। अगस्त 2019 की शुरुआत थी और देश के नए गृह मंत्री अमित शाह संसद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान कर चुके थे। उस दौरान उन्होंने पीओके के लिए जो बात कही थी, उसमें अपनी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में होने का आक्रोश भी था और उसे वापस ले लेने का गंभीर इरादा भी। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। चीन से उस वक्त भारत के संबंध बहुत ठीक चल रहे थे, लेकिन उसी अगस्त महीने से रणनीतिकारों को लगने लगा था कि अब चीन के साथ सीमा विवाद का नया अध्याय शुरू होने वाला है। और हुआ भी यही। चीन ने सर्दियों का मौसम बीतने का इंतजार किया और मई 2020 का महीना आते आते यानी लद्दाख की चोटियों पर गर्मियों का सीजन आते ही लद्दाख में डेरा डालकर बैठ गया। मोदी सरकार की पीओके को वापस लेने की प्रतिबद्धता से चीन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान भी भारत के अभिन्न अंग पीओके में ही आता है। चीन को लगने लगा कि अगर पीओके हाथ से निकल गया तो उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट सकती है। इसलिए चीन ने लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाया और अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगिट बल्टिस्तान को एक नया सूबा घोषित कर वहां पर चुनाव कराने की चाल चल दी। दरअसल पीओके चीन के लिए लाइफलाइन बन चुका है। चीन का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पीओके के बिना पूरा नहीं हो सकता है और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस इलाके पर वो अपना दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि पीओके को वो भी भारत का ही हिस्सा मानता है और यहीं से चीन की मुश्किल शुरू हो जाती है। इसीलिए वो पाकिस्तान के नेताओं और बेसिर पैर के कानून का सहारा लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ से पीओके गया तो उसका बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दम तोड़ देगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है एक सड़क के जरिए चीन से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को जोड़ना। यह सड़क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। इसमें सबसे अहम इलाका है गिलगित बाल्टिस्तान। पीओके में इस प्रोजेक्ट को सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर की सड़क बिना गिलगित बाल्टिस्तान के पूरा नहीं हो सकती। इसी एक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले इस हिस्से की नदियों का और खनिजों का चीन पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसके बदले में पाकिस्तान को हथियार देकर मदद करता रहा है, लेकिन अब चीन को लगने लगा है कि लद्दाख में उसे मात दे चुका भारत कहीं पाकिस्तान से अपना इलाका वापस न ले ले, क्योंकि भारत सरकार कई बार पीओके पर अपना रुख जता चुकी है। आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है।
भारत सरकार के इसी रुख ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। अब चीन चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का दावा मजबूत हो जाए, इसीलिए वहां चुनाव कराने का ऐलान हो चुका है। चीन की कोशिश है कि चुनाव कराकर भारत का गिलगित बाल्टिस्तान पर दावा कमजोर किया जाए। ऐसे में अगर युद्ध भी हो जाए तब भी गिलगित पर पाकिस्तान ये कहकर अपना दावा ठोक सके कि वह उसका 5वां प्रांत है। चीन की कोशिश है कि युद्ध की स्थिति में भी विवादित इलाका संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता प्रस्ताव के दायरे से बाहर रहे। साथ ही चीन अपने प्रतिनिधियों को गिलगित सूबे की सरकार में बैठाकर गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना पूरा कब्जा चाहता है। जो भी अड़चनें चाइना पाकिस्तान एटॉमिक कॉरिडोर को पूरी करने के लिए आ रही हैं, उनको पाकिस्तान दूर करे, इमरान खान की सरकार दूर करे, ताकि वो जल्द ब जल्द ग्वादर तक पहुंचकर अरब सागर के अंदर अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। जुलाई के महीने में ही चीन ने कोहाला में 2.4 अरब डॉलर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यह समझौता किया है। इसके अलावा भी चीन कई बड़े प्रोजेक्ट पीओके में चला रहा है। पाकिस्तान ने लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद से ही पीओके में सीपीईसी के तहत 11 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट में नीलम झेलम पर बिजली परियोजना के लिए बांध बनाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने सैन्य ठिकाने भी बनाए हैं। पीओके में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर चीन के सैनिक भी तैनात हैं। यानी चीन पीओके को सीपीईसी के साथ भारत को सरहद पर घेरने की तैयारी के लिहाज से भी तैयार कर रहा है। और चीन इसीलिए चाहता है कि इस विवादित जमीन पर किसी भी तरह से ऐसा प्रपंच रचा जाए जिससे भारत का दावा कमजोर हो और चीन यहां सैन्य ठिकानों के साथ साथ बड़ी परियोजनाएं बेरोक टोक चला सके। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहां पर ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस SEZ में इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। चीन मानता है कि अगर इलेक्शन होकर यहां पर एक सूबा बन जाता है तो शायद इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाए। पीओके में रहने वाले लोग भी अब पाकिस्तान सरकार और चीन की मनमानी के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं। दरअसल अंधाधुंध निर्माण से चीन इलाके को तबाह कर रहा है और लोग चाहते हैं कि इलाके से चीन को बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कई बार भरी सभा में ये डर जता चुके हैं कि भारत पीओके पर चढ़ाई कर सकता है। I felt that unless we highlight what is going on in Kashmir, the world is not going to know. Neither will the people know the oppression that is going on, nor will the world understand that this is just the beginning. It's going to get worse. And there's a potential that two nuclear-armed countries will come face to face at some stage. ऐसा ही डर आजकल चीन को भी सताने लगा है। इसीलिए चीन ने पीओके के सबसे अहम इलाके गिलगित बाल्टिस्तान को अलग सूबा बनवाकर चुनाव कराने की चाल चली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब वहां के लोगों को सुपर पावर बनने का सपना दिखाया था, तब उनको दो ही देशों से दिक्कत थी। तेजी से शक्तिशाली बनता भारत और दुनिया की इकलौती महाशक्ति अमेरिका उनकी आंखों में खटक रहे थे। हालांकि चीन को तब भी अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। फिर भी प्लान बी के तहत शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपने जाल में ठीक से फंसाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की सेनाओं की सप्लाई लाइन पाकिस्तान से ही जाती। पाकिस्तान इसीलिए अमेरिका को 2001 से ही ब्लैकमेल करता रहा है। अमेरिका के लगातार ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान उसे अपना दुश्मन भी मानने लगा है। भारत के साथ तो पाकिस्तान की पैदाइशी दुश्मनी चल ही रही है।
मतलब यह कि भारत और अमेरिका दोनों के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा मोहरा पाकिस्तानी है। इसीलिए चीन ने सीपीईसी के नाम पर पाकिस्तान को अपना कर्जदार बनाना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की सेना की दिलचस्पी भी थी, क्योंकि वहां सड़क से लेकर बिजली घर तक बनाने के सारे बड़े ठेके पाकिस्तान की सेना की कंपनियों के हिस्से में ही जाते थे। पाकिस्तान में हथियार खरीदने के सारे फैसले भी वहां के सेना प्रमुख ही लेते हैं। हथियारों के सौदे में कमीशन खोरी भी बहुत तगड़ी होती है। इसलिए पाकिस्तान की सेना का पेट भरने के लिए चीन ने उसे जमकर हथियार भी बेचे। मतलब यह कि चीन के लिए पाकिस्तान ऐसी मंडी बन चुका है जहां चीन जो चाहे, जिसे चाहे उसे खरीद सकता है। अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए चीन ने सीपीईसी का भी जमकर इस्तेमाल किया। 2 साल पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। उसमें यह बताया गया था कि सीपीईसी की आड़ में पाकिस्तान में चीन ने अपना बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी तैनात कर दिया, जिसका इस्तेमाल चीन की सेना अपनी मिसाइल लड़ाकू विमान युद्धपोत के लिए कर सकती। सीपीईसी की आड़ में ही चीन की सेना पाकिस्तान में बंकर और एयरबेस बनाने में भी जुटी है। इसका पर्दाफाश कुछ दिन पहले ही हुआ था। अब खबर है कि एलएसी पर भारत के सामने घुटने टेकने की मजबूरी दिखी तो चीन की सेना एलओसी पर पाकिस्तान के पीछे खड़ी होने लगी। चीन ने पीओके में तैनात करने के लिए अपने आधुनिक टैंक, लड़ाकू विमानों की बड़ी खेप पाकिस्तान के हवाले कर दी है। इसी साल मार्च में यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की सेना चीन से मिले परमाणु हथियार, JF-17 लड़ाकू विमान, A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, अल खालिद टैंक और HQ-16 क्रूज मिसाइलों से लैस हो गई। चीन के ये हथियार भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना अपनी मर्जी से भी कर सकती है और चीन के इशारे पर भी। एलएसी पर भारत के वायु वीरों की दहाड़। लद्दाख में गरज रहा है राफाल और मिराज। बीजिंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा भारत का जवाब। इसलिए शी जिनपिंग ने बदली अपनी शातिर चाल। एलएसी पर चीन भारत के हाथों अब तक अनगिनत मोर्चों पर मुंह की खा चुका है। चीन की लाल सेना ने जब जब एलएसी पर किसी तरह की जुर्रत की, हमारे जवानों ने उसे ऐसा जवाब दिया कि अब चीन के सैनिकों का हौसला पूरी तरह पस्त हो गया है। बार बार की हार से अब चीन की सरकार भी अपना होश खोने लगी है। पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण की सभी अहम चोटियों पर हार के बाद अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखने के लिए चीन की सरकार ने एलएसी पर लाल सेना को युद्धाभ्यास में झोंक दिया ताकि उनका जोश बना रहे। नकली जंग और नकली गोला बारूद से अपने सैनिकों का हौसला बनाने की चीन सरकार की यह कोशिश भी काम नहीं आई।
क्योंकि डरी हुई चीन की सेना अभी अपनी हार से उभरती उससे पहले ही सीमा पर भारत के वायुवीरों ने गरजना शुरू कर दिया। एलएसी पर राफाल और उसके साथी यानी सुखोई, मिराज और अपाचे की एंट्री हो गई। एलएसी के आसमान में भारत की इस गरज ने चीन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। इससे चीन की सेना ही नहीं बल्कि सरकार भी चारों खाने चित हो गई, क्योंकि भारत ने जमीन पर तो चीन को हराया, आसमान में भी अपनी ऐसी ताकत दिखा दी जिसका जवाब चीन के पास नहीं था। एलएसी पर जमीन से लेकर आसमान तक पिटने के बाद चीन सरकार ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। चीन अब भारत की ताकत को दो मोर्चों पर बांटने की साजिश में लगा है और इसके लिए उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। चीन ने पाकिस्तान को तमाम हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए हैं ताकि वो एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सके, और इस काम की निगरानी खुद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा कर रहे हैं ताकि चीन को वो खुश कर सकें। एलएसी पर भारत की ताकत से मुकाबला करने में नाकाम होने के बाद चीन ने एलओसी पर भारत के खिलाफ जो मोर्चे खोले हैं उसका वीडियो सबूत न्यूज 18 के पास है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मदद से एलओसी पर चीन की साजिश का वो वीडियो जो न्यूज 18 को मिला है। इस वीडियो में जिस टैंक पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बड़ी शान से बैठे नजर आ रहे हैं वो असल में चीन का टैंक है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस टैंक पर बैठकर भले ही खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझने की गलतफहमी पाल बैठे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि इस टैंक को चीन ने पाकिस्तान को दिया है और इस टैंक से एक गोला भी चीन की इजाजत के बिना पाकिस्तान फायर नहीं कर सकता। चीन के इस टैंक पर बैठकर बाजवा सिर्फ फोटो सेशन ही कर सकते हैं और खाली मैदानों पर टैंक से जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वो भी चीन के इशारे पर किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के टैंक से क्यों और कहां ये शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ये आपको बताएं उससे पहले हम आपको इस टैंक के बारे में बताते हैं, जिसे पाने के बाद पाकिस्तान भले ही खुद को ताकतवर समझने लगा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में अब इस तरह के टैंक का शायद ही कोई देश इस्तेमाल करता हो, लेकिन पाकिस्तान इस टैंक को पाकर ही खुश हो गया है। चीन ने पाकिस्तान को जो टैंक दिया है उसे VT-4 टैंक कहते हैं। पाकिस्तान चीन को VT-4 टैंक की तकनीक दे रहा है। इस टैंक के मिलने के बाद पाकिस्तान अपने 350 टैंकों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। VT-4 टैंक को थर्ड जनरेशन का टैंक माना जाता है और इसे MBT-300 टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सेना इस टैंक का इस्तेमाल करती है। चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक की तकनीक बेचकर एक तीर से दो शिकार कर रहा है। इस तरह वो उस तकनीक के लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहा है जिसे अब दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं, और साथ ही वो इन टैंकों को एलओसी पर तैनात करवाकर भारत पर दबाव बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। मिलिट्री वेपन्स का जो पूरा आर्सेनल है पाकिस्तान का, वो इतना बिखर गया है कि अनेकों देश से उसने पहले साजो सामान लिया, फिर उन्हीं देशों से उसको ये डिफेंस का साजो सामान मिलना बंद हो गया, तो अब रहकर एक ही देश रह गया है जिसके पास कुछ टेक्नोलॉजी है जो उसको दे सकता है। चीन ने पाकिस्तान को जो टैंक दिया है उसका परीक्षण झेलम फायरिंग रेंज में किया गया। यहीं जनरल बाजवा भी टैंक का प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, जिसके बाद जनरल बाजवा का टैंक पर बैठे हुए वीडियो पूरे पाकिस्तान मीडिया में चलाया गया और इस टैंक का झूठा गुणगान किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए तैयार है और इसी सिलसिले में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल एक नए टैंक को जो हम इंडक्ट करने जा रहे हैं VT-4, उसका मुजाहरा भी देखा।
चीन पाकिस्तान को VT-4 टैंक के अलावा भी और कई तरह के हथियार और गोला बारूद गुपचुप तरीके से मुहैया कराने में जुटा है। यही नहीं, चीन पाकिस्तान के हथियारों के आधुनिकीकरण में भी उसकी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन चीन जितने भी हथियार पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है या उनका आधुनिकीकरण कर रहा है, उन सभी में एक ही शर्त है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल चीन की इच्छा के मुताबिक करेगा। यानी एक तरीके से चीन ने पाकिस्तान की सेना को ही अपने कब्जे में ले लिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान के टैंकों को मजबूत बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ टैंक ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं और चीन भारत को LOC के मोर्चे पर घेरने के लिए ही पाकिस्तान की टैंक क्षमता को बढ़ाने पर पूरा जोर लगा रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रहा है। चीन की मदद से पाकिस्तान 120 अल खालिद 1 टैंक बना रहा है। इस मामले में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए करार के मुताबिक चीन हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक बनाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान के T-85 टैंक की मरम्मत भी करने जा रहा है। चीन की एक कंपनी और पाकिस्तानी सेना के बीच इस बात के लिए समझौता हो चुका है, जिसके मुताबिक चीन की कंपनी पाकिस्तान के 90 T-85 टैंक की जल्द से जल्द मरम्मत कर उन्हें आधुनिक बनाएगी। जो ये टैंक की बात चल रही है, ये उस कॉरिडोर के साथ डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उनके अटैक्स चलते रहते हैं POK में। और जो एयरबेस भी बन रहा है, वो अभी जो टाइम चल रहा था पिछले 3-4 महीने का, उसमें काफ़ी अग्रसर होके चीन ने कंस्ट्रक्शन को दोबारा आरंभ किया इस साल। पाकिस्तान और चीन मिलकर जो साजिश रच रहे हैं, भारत उससे अनजान नहीं है। दरअसल भारत के ये दोनों दुश्मन देश एक साथ मिलकर भारत को कई मोर्चों पर घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। इनकी कोशिश भारत को साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाने की है। भारत के ये दो दुश्मन हमारे खिलाफ 3 मोर्चे खोल रहे हैं। पहला LAC पर, जहां चीन साजिशें कर रहा है। दूसरा भारत पाकिस्तान सीमा यानी LOC पर, जहां पाकिस्तान साजिश कर रहा है। इसके साथ ही ये दोनों मिलकर आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को जो भारी भरकम कर्ज दिया है, उसके बदले वो पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान चीन को खुश करने के लिए अपना सब कुछ उसे सौंपता जा रहा है। भारत को इस बात का अंदाजा पहले से था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई ना कोई साजिश जरूर रचेंगे, इसलिए भारत काफी पहले से इस दोहरे मोर्चे पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन को भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बाद पाकिस्तान के पीछे छुपने की नौबत यूं ही नहीं आई। चीन को 1962 की जंग से ही इस बात का अंदाजा है कि बहादुरी के मामले में भारतीय सेना बेजोड़ है। 1962 की जंग में चीन सिर्फ इसलिए हावी हो पाया था क्योंकि भारत के सैनिकों की संख्या उससे बहुत कम थी। उस युद्ध में भारत की वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह भारत की रणनीतिक भूल थी, वरना 1962 की जंग की कहानी ही कुछ और होती। इस बार मई के महीने से ही चीन ने LAC पर भारतीय सेना के जो तेवर देखे, उससे चीन की सरकार और वहां की सेना भौचक्की रह गई। भारत ने पहली बार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि मजबूर कर दिया कि चीन को भी शांति और बातचीत का महत्व समझ में आने लगा। जानकार मानते हैं कि LAC पर भारत की बढ़त का रास्ता वायुसेना ने तैयार की। वहां तनाव की शुरुआत होते ही भारतीय वायुसेना ने जितनी तेजी से घातक हवाई हमले की तैयारी की, उससे चीन के पसीने छूट गए। चीन की सेना ने आक्रामकता दिखाने के लिए जितना गुणा भाग किया था, वो सब फेल हो गया। याद है ना, चीन का सरकारी मीडिया ताना मार रहा था कि भारत लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में सैनिकों के लिए रसद और हथियार कैसे पहुंचाएगा। इसका जवाब भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर ने दे दिया। भारतीय सेना के जवानों को LAC की अग्रिम चौकियों तक पहुंचाने और दुश्मन पर आग बरसाने के लिए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। सरहद पर हवाई गश्त करने के लिए सुखोई, मिराज 2000, MiG-29 विमानों ने भी गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद ही शुरू कर दी। 29 जुलाई को भारतीय वायुसेना के पास रफाल की पहली खेप आई। उसके बाद दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों ने माना कि हवाई वार और पलटवार के मामले में अब भारत का पलड़ा बहुत भारी है। खबर यह भी है कि दूसरी खेप में कम से कम 4 रफाल विमान अगले महीने भारत आ सकते हैं।
वहीं रफाल की गश्त देखकर चीन को भी समझ में आ गया है कि उसका J-20 विमान तो रफाल के सामने नहीं टिकने वाला। चीन की वायुसेना अब रफाल की मार से बचने के लिए J-31 नाम की लड़ाकू विमान LAC पर तैनात करने की तैयारी में। यह चीन का वही विमान है जिसके बारे में अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन का विमान उसके F-35 की तकनीक चुराकर बनाया गया है। LAC पर गरजा राफाल, सुखोई और मिराज ने भरी उड़ान, कांप उठे चीन और पाकिस्तान। राफाल के डर से साथ आए शी और इमरान। LAC पर लाल सेना में भागम भाग। LAC पर चीन से विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने हर मुमकिन कोशिश की। चीन की सेना के अफसरों के साथ कई राउंड बातचीत हुई, लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आया। बैठक में वो जिस मामले पर राजी भी हो जाता है, जमीन पर उस समझौते को लागू नहीं करता है। चीन की इस चाल को देखते हुए और उसके इतिहास को समझते हुए भारत ने उसे कोई ढील न देने की रणनीति पर काम किया और LAC के आसपास में रफाल ने उड़ान भर दी। भारत ने रफाल के साथ ही LAC पर अपने कई और लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी भेज दिया, जिन्होंने सिर्फ लेह और आसपास के इलाकों में उड़ान भरी और चीन को यह संदेश दे दिया कि वो ये समझने की भूल ना करे कि भारत की सेना की मुस्तैदी में कोई कमी आई है। भारत ने लेह में अपने जिन जिन लड़ाकू विमानों और वायुवीरों को उतारा है, उनमें से किसी का जवाब चीन के पास नहीं है, क्योंकि LAC पर अब भारतीय सेना की शान और जंग का सबसे बड़ा योद्धा यानी राफाल लगातार उड़ान भर रहा है। इसके साथ ही सुखोई भी लेह के आसमान में पहरेदारी में लगा हुआ है। लड़ाकू विमान मिराज भी लेह के आसमान में चक्कर काट रहा है। इन लड़ाकू विमानों के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी सरहद पर पहुंच चुका है और C-17 ग्लोब मास्टर सरहद पर तैनात जवानों को जरूरत का सामान लगातार मुहैया करा रहा है। भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद राफाल 20 सितंबर को पहली बार LAC का जायजा लेने लद्दाख पहुंचा। इसके बाद से ही राफाल लगातार लेह के आसमानों में उड़ान भर रहा है। लद्दाख में राफाल की उड़ान ने चीन में खलबली मचा दी है। राफाल ने जैसे ही लद्दाख के आसमान में अपनी जाबाजी दिखाई, चीन की लाल सेना में भगदड़ जैसे हालात हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि राफाल रूटीन उड़ान के तहत ही लद्दाख के चक्कर लगा रहा है। राफाल के साथ साथ सुखोई और मिराज भी सीमा पर चक्कर काट रहे हैं ताकि दुश्मन को यह एहसास रहे कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों के लगातार LAC पर उड़ान भरने से चीनी सैनिक सहम उठे हैं। यही वजह है कि चीन तिब्बत में जहां एक तरफ गोला बारूद बरसा रहा है, वहीं LAC के साथ साथ LOC पर भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान को चीन की तरफ से गोला बारूद मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों के आधुनिकीकरण में भी चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर कभी भी छिड़ सकता है, इसका अंदाजा हिंदुस्तान को दशकों से है। इसलिए सेना हमेशा तैयार रहती है। ये जानते हुए भी चीन भारत को कई मोर्चों पर उलझाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान के साथ LOC पर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के साथ साथ कई और मुश्किलें पैदा करने के मंसूबे बना रहा है। लेह में राफाल और भारत के दूसरे लड़ाकू विमानों की उड़ान शुरू होने के बाद चीन ने अपनी इन कोशिशों को और तेज कर दिया है। चीन इस चीज से घबरा के LOC को भी, पाकिस्तान तो उसका कठपुतली है, उसको उसके इशारे पे नाचता है, जैसा जैसा चीन कहता है वैसे वैसे पाकिस्तान करता है। तो चीन के इशारे पे पाकिस्तान भी LOC को थोड़ा एक्टिव और हॉट करने की कोशिश कर रहा है। LAC पर चीन अब तक भारतीय थल सेना से ही मुकाबला कर रहा था, जहां वो लगातार पिट भी रहा था। लेकिन वायुसेना के मजबूती से LAC पर पहुंचने के बाद चीन के होश उड़ गए।
क्योंकि चीन को पता है कि वो लद्दाख के इलाके में भारतीय वायुसेना का किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है भौगोलिक स्थिति। दरअसल लद्दाख के इलाके में चीन भारत में आसमानी जंग नहीं कर सकता है, क्योंकि लद्दाख के इलाके में चीन के सैन्य अड्डे भारत से काफी नीचे हैं। ऊंचाई के कारण चीन के विमान भारतीय ठिकानों तक पहुंच नहीं सकते हैं, जबकि ऊंचाई का फायदा उठाकर भारत चीन के ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से चीन के लड़ाकू विमान फुल लोड के साथ नहीं उड़ान भर सकते। इसके अलावा पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण में अहम चोटियों पर अब भारत का कब्जा है। इससे भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। इससे भी चीन की मुश्किल काफी बढ़ गई है। भारत ने लड़ाकू विमान के साथ साथ LAC पर अपाचे हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर को भी उतार दिया है। C-17 ग्लोब मास्टर का इस दुर्गम इलाके में पहुंचना यह साबित कर देता है कि भारत अब LAC पर सर्दी के दिनों में भी मुकाबले के लिए तैयार है, और अगर युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो भी भारत को कोई फिक्र नहीं है। चीन के रणनीतिकार भारत की इस ताकत की वजह से ही परेशान है, और लड़ाकू विमान के साथ साथ उन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर का LAC पर पहुंचना सबसे ज्यादा अखर रहा है। कि घबराहट की जो है जो मात्रा है वो और भी इसलिए बढ़ गई है कि जब से ये रफ़ाल ऑपरेशनल हुआ है, रफ़ाल ने भी लद्दाख में एयर सॉर्टीज़ किए हैं, और लद्दाख हाई एल्टीट्यूड में रफ़ाल बहुत ही कारगर और सक्षम है। रफाल से घबराए चीन ने सिर्फ युद्धाभ्यास की अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, बल्कि उसने सीमा पर अपनी सैन्य तैयारी में भी बहुत से बदलाव शुरू कर दिए हैं। अब चीन का ज्यादा जोर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने में है, इसलिए चीन तिब्बत में लगातार लड़ाकू विमान की नई नई खेप भेज रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने तिब्बत में मिसाइल की तैनाती तेज कर दी है। वो अब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत में 150 फाइटर जेट तैनात कर दिए और LAC पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही चीन ने गुपचुप तरीके से तिब्बत में रॉकेट फोर्स भी तैनात कर दी है। चीन ने इसके साथ ही तिब्बत में युद्धाभ्यास भी तेज कर दिया है और अपने युद्धाभ्यास में मिसाइलें भी शामिल कर ली हैं, जिसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भी युद्धाभ्यास में शुरू कर दिया है और दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिराने का खास तौर पर अभ्यास किया जा रहा है। यही नहीं, चीन ने अब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें रॉकेट और होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि चीन लद्दाख में भारत के लड़ाकू विमानों से बुरी तरह घबराया हुआ है और इसी घबराहट में वो चौतरफा तैयारी में जुट